हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आयर आर्मी यूट्यूब चैनल। एचपीएससी एएमओ 2024 की फ्री लेक्चर सीरीज में आज से हम कुछ सब्जेक्ट वाइज टॉपिक्स को हम देखने जा रहे हैं, सब्जेक्ट कवर करने जा रहे हैं। जिसमें सबसे पहला सब्जेक्ट है जो कि है सारंगधर संहिता एवं भेषज कल्पना। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जितने भी न्यू कैंडिडेट हमसे जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हमारे चैनल से जुड़ी जितनी भी पीडीएफ होती हैं वो हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती हैं आपको। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सारंगधर संहिता और भेषज कल्पना, ये दोनों मतलब सारंगधर संहिता से ही भेषज कल्पना की उत्पत्ति हुई है। ठीक है। तो सारंगधर संहिता में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनको हम पढ़ लेते हैं तो हमारा एक तरह से कवर हो जाएगा सारंगधर संहिता भी और भेषज कल्पना भी। आपके सिलेबस में भी दिया गया है एचपीएससी एएमओ के। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा सिर्फ आपको वही पढ़ना है। ठीक है। एक्स्ट्रा आपको पढ़ने के लिए तो ऐसे इसमें भी नोट्स हैं, और भी नोट्स मैं प्रोवाइड करा सकता हूँ। हम चाहें तो स्पेशल सारंगधर संहिता उठाकर स्टार्ट कर सकते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट से, अगर चाहें तो। ठीक है। लेकिन हमें उतना नहीं पढ़ना है, जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही आप करिए, क्योंकि टाइम नहीं है आपके पास और आपको ये पेपर क्रैक करना है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सारंगधर संहिता के बारे में शुरुआत में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि पूर्व खंड होता है, मध्यम खंड यानी उत्तरखंड। तो तीन खंडों में डिवाइड है जो बुक है सारंगधर संहिता। पूर्व खंड में 7 अध्याय हैं जिसमें परिभाषा, सामान्य परिचय, रोग विज्ञान के बारे में बताया। मध्यम खंड में 12 अध्याय हैं, औसत परिकल्पनाएं जैसे स्वरस, कल्क, स्रस, शीत, वांट, इनके बारे में बताया है। उत्तरखंड जो 13 है, इसमें पंचक्रम मतलब 13 अध्याय हैं, पंचक्रम के बारे में बताया। तो कुल 32 अध्याय हो गए हैं आपके। ठीक है। तो ये आप छोड़ दीजिए, इंट्रोडक्शन मैंने जस्ट करवा दिया। इंपोर्टेंट श्लोक, इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है यहां से बनता है, चूर्ण स्नेह आसव अवलेह। ठीक है। इसमें श्वेत चंदन प्रयोग होता है, जबकि कसाय लेप में रक्त चंदन प्रयोग होता है। ठीक है। तो आप कैसे याद करेंगे? के एल राहुल, भाट इंडियन क्रिकेट टीम में एक के एल राहुल है, जो बैटर है। आप उससे याद रखें, के एल राहुल से। के से कसाय, एल से लेप और आर से रक्त चंदन। बाकी जो बच गए वो श्वेत चंदन के लिए उपयोगी है। तो अपने आप टिक लगा ले जाएंगे, कसाई लेप याद रखें बस एक। ठीक है। फिर सविर्यता अवधि यानी एक्सपायरी डेट के बारे में बता रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये इंपॉर्टेंट है, टिक लगा लीजिए। एक वर्ष के पश्चात वानस्पतिक द्रव्य वीर्यहीन हो जाते हैं, यानी एक वर्ष जो वानस्पतिक द्रव्य हैं उनकी एक्सपायरी डेट बताई है। चूर्ण की बता रहे हैं 2 मास, यानी 2 महीना चूर्ण की एक्सपायरी डेट है। वटी अवले इनकी बता रहे हैं 1 वर्ष। ठीक है। तो याद रखें, वटी और अवले, टेबलेट और जो च्यवनप्राश अवलेह होता है, ठीक है, उनका 1 वर्ष होती है एक्सपायरी डेट। स्नेह की बता रहे हैं 1 वर्ष 4 मास, यानी अगर टोटल इसको गिना जाए तो 16 मंथ। तो 16 मंथ भी ऑप्शन में हो सकता है, या 1 वर्ष 4 मास भी हो सकता है, तो 16 मंथ लिख लीजिए, ज्यादातर वही होता है ऑप्शन में। तो स्नेह की एक्सपायरी डेट ये है, आप याद रखें। और आसव, अरिष्ट, धातु और रस औषधियां, ये जितने अधिक पुराने इतने अधिक गुणवान होते हैं। ठीक है। औसत की कब ग्रहण करना चाहिए हमें औसत? ठीक है। तो सभी कार्य हेतु शरद ऋतु में ग्रहण करना चाहिए, लेकिन वमन विरेचन के लिए वसंत के अंत में ग्रहण करना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, वी से वमन, वी से वसंत। तो याद रखा, वी से विरेचन, वी से वसंत। ठीक है। वमन, विरेचन, वसंत। फिर ये कुछ ग्राह्य अंग बताए हैं, तो इसमें आप इसको छोड़ सकते हैं, बस ये याद रखें, ये आपको पता ही है, स्नोही का शीर लिया जाता है। ठीक है। और त्रिफला का फल लिया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, आप इसको छोड़ सकते हैं। फिर औसत सेवन काल, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। बाकी आचार्यों ने, किसी ने 10 औसत सेवन काल बताए हैं, जैसे आचार्य चरक ने, किसी ने 5 बताए हैं। ठीक है। अष्टांग हृदय ने कुछ और बताया है। तो आप यहां से याद रखें, ये इन्होंने 5 बताए हैं, सारंगधर ने औसत सेवन काल 5 बताए हैं। तो कैसे याद रखना है? प्रातः काल में वमन विरेचनार्थ औसत सेवन देना है। ठीक है। द्वितीय काल हो गया, अपान वायु विकृति में भोजन अग्रे औसत प्रयोग। ठीक है। समान वायु में भोजन मध्य है, और व्यान वायु में भोजन अंत। तो कैसे याद रखेंगे? प्राण, उदान, समान, व्यान, अपान। तो ये 5 प्रकार की जो वायु हैं, इनको कैसे याद रखेंगे? भोजन अग्रे यानी भोजन से पहले आप लास्ट वायु से स्टार्ट कीजिए, अपान नीचे की वायु से। तो भोजन के पहले अपान वायु वाले विकार में लेंगे। भोजन के मध्य तो समान वायु, उससे ऊपर सेकंड लास्ट जो वायु बताइए, समान के बाद अपान आती है ना, समान होगी सेकंड लास्ट। फिर व्यान होगी सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट जो होती है वायु। तो भोजन के अंत में वहां से याद रखेंगे। तो ऐसे आपको डायरेक्ट याद हो जाएगा, दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा ज्यादा, याद नहीं करना पड़ेगा, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा।
फिर है हिक्का आक्षेपक और कंपवात में, भोजन अग्रे और भोजन आंते दोनों समय देनी है। ठीक है। फिर तृतीय काल हो गया ग्रास और ग्रासांतर, यानी जब हम एक कौर लेते हैं ना खाने का, तो ग्रास ग्रासांतर हो गया। तो उदान वायु की विकृति में बताया ग्रास ग्रासांतर। तो ये क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है। भुक्ता अंते, खाने के बाद, ठीक है, लास्ट में प्राण वायु विकृति में देंगे। ठीक है, लेकिन सायंकाल में। तो याद रखें। मुहुर्मुहु इंपॉर्टेंट है, हिचकी श्वास हिक्का गर्भ इसमें मुहुर्मुहु होता है। और रात्रि ऊर्ध्व जत्रुवत, ईएनटी के जितने भी डिजीजेज होती हैं उसमें रात्रि में औषधि देने का बताया गया है। लेखन और ग्रहणार्थ भी रात्रि में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखें, ये क्वेश्चन यहां से बनता है। फिर रस छह माने हैं, सबने माने, लवण को पटु नाम दिया है। स्पेशल कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, इसको आप छोड़ सकते हैं। ठीक है। फिर ऋतु विभाग से राशियां मानी है, तो बस ये याद रखें, राशियां ऋतु विभाग से किसने मानी है, तो सारंगधर ने। ठीक है। यम यम दंष्ट्रा काल मैंने पढ़ाया था जब चरक संहिता, उसमें बताया था यम दंष्ट्रा काल क्या होता है। कार्तिक माह के अंतिम 8 दिन, अगहन माह के प्रारंभिक 8 दिन। ठीक है, ये यम दंष्ट्रा काल होता है। इसमें खाना कम खाना चाहिए, अपनी मात्रा से कम खाना चाहिए। नाड़ी परीक्षा का वर्णन किसने किया है, तो क्वेश्चन आता है सारंगधर संहिता। तो नाड़ी परीक्षा किसकी देन है, सारंगधर संहिता, क्वेश्चन आता है। और धमनी जीव साक्षिणी किसने बोला है, मतलब जीव साक्षिणी किसको बोला है, धमनी को, एक क्वेश्चन ये बनता है। ठीक है, और जीव साक्षिणी मतलब सारंगधर संहिता में आया धमनी जीव साक्षिणी, तो ये याद रखें। वातज नाड़ी हमें याद है कि जलोकावत होती है। पित्तज नाड़ी मंडूकगत मेंढक के समान चलती है। कफज नाड़ी हंस पारावत के समान धीरे धीरे स्लोली चलती है। सन्निपातज लाभ तितिर वर्ती नाम के समान चलती है। ठीक है। और असाध्य स्थान विच्युत नाड़ी, अपने स्थान से गायब हो जाना, मिलना नहीं सही से। ठीक है, वह असाध्य नाड़ी है। फिर प्राणनाशनी नाड़ी में स्थितवा स्थितवा चलती, ये वह पहला वर्ड याद रखना। और सा स्मृति प्राण विनाशनी। ठीक है, तो प्राणनाशनी नाड़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन जाता है। फिर कुछ डिजीज में इन्होंने नाड़ियां बताई कैसी होती है। ज्वर में उष्ण वेगवती होती है, काम क्रोध दीप्ता अग्नि। तो इसमें आप इसको आप छोड़ दें, बेशक यहां से क्वेश्चन नहीं आता है। नेत्र परीक्षा बताइए, जीवा परीक्षा बताइए, मूत्र परीक्षा बताइए, तो इनको आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, यहां से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है। फिर आप आ जाइए इस पॉइंट पे, नर देह में 10 रंध्र माने गए हैं और नारी देह में 13 रंध्र माने गए हैं। रंध्र यानी स्रोतस की बात कर रहे हैं। तो बस ये याद रखें, स्रोतस को रंध्र बोला है, सिनोनियम, आचार्य सारंगधर ने। फिर सप्त कला जो सुश्रुत ने भी मानी है। ठीक है। मांस यकृत, मांस रक्त मेदो श्लेष्म ऐसे करके सुश्रुत ने मानी है, इन्होंने मानी है यकृत प्लीहा। ठीक है। रेतोधरा रक्तधरा आंतरा मेदरा अग्निधरा। आशय 7 माने हैं। धातु कर्म, ये इंपॉर्टेंट है ये श्लोक, प्रीणनम जीवनम लेपे स्नेहो धारण पूर्णे गर्भोत्पादन कर्मणि। ठीक है। तो ये स्पेसिफिक धातु के एक एक कर्म बताए हैं। जैसे रस का हो गया प्रीणनम। ठीक है। रक्त का हो गया जीवनम, मांस का लेपन, मेद का हो गया स्नेह। ठीक है, रस रक्त मांस मेद, अस्थि का हो गया धारण। ठीक है, ऐसे करके आपका ये बताया गया है। शुक्र का हो गया गर्भोत्पाद। फिर ये नॉर्मल चीजें हैं ये सारी। इसमें आप याद रखना कि रक्त का उपधातु रज है, जबकि आचार्य चरक ने रस का उपधातु रज को माना है। समझ रहे हैं आप। लेकिन रक्त का उपधातु माना है रज किसने, सारंगधर ने। तो क्वेश्चन यहां से बनता है, बस आपको यही याद रखना। और शुक्र की उपधातु ओज मानी है, मतलब ओज को शुक्र की उपधातु किसने माना है। ठीक है, तो सारंगधर ने माना है, तो याद रखना है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। फिर आगे देखते हैं इसमें। ये श्लोक छोड़ सकते हैं। सिरा का कार्य संधि बंधन कारिण्यो कहा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आया हुआ है। सिरा का कार्य क्या है, संधि बंधन कारिण्यो। ठीक है, संधि बंधन कारिण्यो इंपॉर्टेंट है, याद रखें। हृदय के बाईं ओर फुफ्फुस और प्लीहा, जैसे मैंने बताया था आज। और दाहिनी ओर यकृत और तिल की उपस्थिति मानी है। ठीक है। फुफ्फुस को उदान वायु का आधार माना है। रक्तवायु सिराओं का मूल प्लीहा को माना है। यकृत को रंजक पित्त का स्थान माना है, तो ये इंपॉर्टेंट है, यकृत को रंजक पित्त का स्थान सारंगधर ने माना है। क्लोम के बारे में बताया, इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना। इसे तिल और कालियक भी कहा है। और जलवाही सिराओं का मूल है। गर्भ में रक्त और वायु से उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये याद रखें, ये 3 में से क्वेश्चन बन सकता है क्लोम से।
तो प्राणवायु का स्थान नाभि माना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सारंगधर का बहुत ही फेमस श्लोक है कि हमारा आयुर्वेदिक ब्रीदिंग कंसेप्ट बताया, जिसमें बताया श्लोक आपने पढ़ा होगा बीएमएस में, नाभिस्थ प्राण पवनम स्पृष्टवा हृत कमलांतरम कंठाद बहिर्विनयाति पातुम विष्णु पदामृतम, ऐसे करके एक श्लोक आया था, आप पढ़ते होंगे, आपने लिखा भी होगा, आई एम श्योर। ठीक है, तो वही श्लोक है नाभिस्थ प्राण पवन, यानी प्राणवायु की स्थिति नाभि में मानी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। आहार 6 माने हैं, भक्ष्य लेह है, ठीक है, पेय होते हैं ना, उसके अलावा चौस्य और चर्व्य एक्स्ट्रा माने हैं, चौस्य चै से चौस्य चै से चर्व्य। नाल छेदन इंपॉर्टेंट है, 8 अंगुल पर करने का निर्देश है। तो नाभि नाल छेदन जो होता है ना बच्चों में, वो 8 अंगुल पे करने का निर्देश है। ठीक है, तो ये आपकी जो पारिक बुक से पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है, पारिक की बुक से, तो आप वहां से आप देख सकते हैं, बस जो मैं बता रहा हूँ उसको कैसे याद करना है और क्या इंपॉर्टेंट है, आप उस पर फोकस करिएगा, सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट है अन्नप्राशन, 6वें और 8वें मास में विधान बताया है अन्नप्राशन का। फिर आपको याद रखना है, ये आप छोड़ दीजिए, औसत मात्रा भी नहीं पूछा जाता है इसका। ठीक है, कवल गंडूस मैथुन प्रयोग ये सब छोड़ दीजिए, ये नहीं आते हैं। फिर ये इंपॉर्टेंट है ह्रांस क्रम, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और एक अलग कंसेप्ट है जो सारंगधर की ही देन है, सारंगधर ने बताया कि प्रत्येक 10 वर्ष के अंतर क्या क्या हो जाता है कमी। ठीक है, ह्रांस क्या क्या किस चीज की कमी हो जाती है। तो बाल्यम वृद्धि छविर मेधा त्वग दृष्टि शुक्र विक्रमो। ठीक है, बुद्धि कर्म इंद्रिय चेतो जीवितम दशतो ह्रांसते। तो बाल, वृद्ध, छवि, मेधा, ठीक है, ये मतलब सेक्वेंसली बताया कि इसमें इन चीजों की कमी हो जाती है, ह्रांस क्रम। ठीक है, तो यहां से याद रखते हैं। फिर वात प्रकृति, पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति के लक्षण बताएं, एक ही श्लोक में सारे इंपॉर्टेंट लक्षण बताएं, तो ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, आप याद रखना। अल्प केशे कृशो रुक्षो वाचालस चलमानसे आकाशचारी स्वप्नेषु वात प्रकृति को नरे। तो वात प्रकृति का जो आदमी होगा उसमें क्या होगा, अल्प केश, बाल जो होंगे कम होंगे, पतला दुबला होगा, ठीक है, रुक्ष होगा, ज्यादा बोलेगा, वाचालस होगा, ठीक है, आकाशचारी स्वप्नेषु, यानी ऐसे ऐसे सपने देखा गया कि आज रात को मैं सोया और कल अंबानी बन गया, तो इस टाइप के सपने देखेगा, या मेरा कल सिलेक्शन हो गया बिना मेहनत करे ही, तो वो सपने देखेगा। पित्त प्रकृति का है अकाल पलितेर व्यातो। ठीक है, अकाल में बाल सफेद हो गए हैं, बचपन में ही बाल सफेद हो गए हैं, कम उम्र पे ही, ठीक है, गिरने लगे हैं। धीमान स्वेदी, बुद्धिमान होगा, स्वेद पसीना बहुत आएगा उसको। ठीक है, स्वप्नेषु ज्योतिषाम दृष्टा, सपने में क्या देखेगा, सपने में देखेगा कि ज्योति देखेगा, लाइक ज्योति, लाइक ऐसे सपने देखेगा जिसमें गुस्सा गुस्सा आ रहा हो, किसी को मार रहा हो, इस टाइप के सपने। ठीक है, पित्त प्रकृति में, वो कफ प्रकृति में क्या है, कफ प्रकृति में है आपका गंभीर बुद्धि स्थूलांग स्निग्ध केशो महाबल है। ठीक है, तो गंभीर बुद्धि का होगा, स्थूल अंग होंगे उसके, बाल वगैरह बहुत अच्छे होंगे, स्निग्ध केश होंगे। स्वप्ने जलाशय लोगे, स्वप्न में ठंडे सपने देखेगा, बिल्कुल जलाशय में है और अप्सराएं उसके आसपास हैं, बहुत मनोरंजन करेगा। ठीक है, तो उस प्रकार के कफ प्रकृति के लक्षण हो गए। फिर इसमें याद करने का इंपॉर्टेंट है, ये आप छोड़ दीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, अग्न्यास्त, अग्नाशय पित्त को अग्नि रूप मानते, उसका प्रमाण तिल मात्र माना है। ठीक है, तो अग्नाशय में जो पित्त होता है उसका प्रमाण कितना है, तिल मात्र, तो क्वेश्चन आता है। बोधक कफ को रसन और तर्पक कफ को स्नेहन कफ से संबोधित करते हुए कफ 5 माने हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें आप। ठीक है, फिर ये आप छोड़ सकते हैं, ये अगले पेज पे चलते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, सोम रोग की चिकित्सा में कदली फल और आम्लकी स्वरस को शर्करा के साथ लेने का निर्देश है। तो कदली फल लिख के आ जाता है कि कदली फल इज द मतलब चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट इन विच डिजीज, तो क्वेश्चन आता है सोम रोग, अगर ऑप्शन में लगा देना कदली फल। ठीक है, फिर आपका देखते हैं, ये छोड़ दीजिए, श्रीपद में साखोटक का प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, साखोटक क्वाथ है, यानी अखरोट का क्वाथ बनाकर पिलाना है श्रीपद के पेशेंट को, साखोटक, तो इंपॉर्टेंट है। इलायची दालचीनी तेजपत्र को त्रिगंध नाम दिया है इन्होंने, तो त्रिगंध याद रखें आप। ठीक है, फिर देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, आसव अरिष्ट सेवन की मात्रा एक पल बताइए। ठीक है, तो मात्रा जब पढ़ेंगे तो देख लेंगे उसमें।
फिर इस पेज, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, अभ्यंग परिषेक पिचु बस्ती भेद से मूर्धा तेल चार प्रकार का माना है तथा इन्हें उत्तरोत्तर बलवान माना है। तो मूर्ध तेल, बहुत बार क्वेश्चन आया, मूर्ध तेल का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। अभ्यंग परिषेक पिचु बस्ती, ए पी, ठीक है, APPB ऐसे याद करना है, अभ्यंग परिषेक पिचु बस्ती। तो चार प्रकार का होता है, उत्तरोत्तर बलवान माना है। फिर ये इंपॉर्टेंट है, श्रृंग 10 अंगुल तक, जौंक 1 हाथ तक, तुम्बी 12 अंगुल तक, और पक्ष जो होता है पाँच 1 अंगुल तक, और सिरावेद संपूर्ण शरीर का रक्त निकाल देता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कई बार। ठीक है, सुश्रुत में बताया गया है। तो श्रृंग जो है 10 अंगुल तक निकालता है रक्त को, जौंक 1 हस्त, तुम्बी 12 अंगुल, और पाँच 1 अंगुल। इंपॉर्टेंट है, याद रखें। फिर ज्वर भेद वगैरह बताएं, ज्वर भेद 25 है, ये याद रखना क्योंकि अलग है कुछ। ठीक है, बाकियों ने तो 2 बताए थे आचार्य चरक ने, इन्होंने 25 बताए सारंगधर। तो याद रखना, बाकी ये भेद आप छोड़ सकते हैं, इनमें याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसमें जो याद रखना वो ये याद रखना, आप क्षुद्र रोग 60 बताए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनता है, क्षुद्र रोग जो है 60 बताए हैं। ठीक है, रक्तज रोग 10 माने हैं, वातज के जो नानात्मज होते हैं 80, पैतृक, ये सब चरक के अनुसार ही है, सेम ही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ये वाला है, 1 मिनट ऊपर चला गया, ये मंथो अभी फांटवद। तो मंथ को फांट के समान माना है। तो ये कई बार फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन पूछा गया, मंथो अपी डैश। तो फांट का भेद है, मतलब फांट की तरह माना है, मंथो अपी फांट, सारंगधर ने कहा है। ठीक है, फिर ये कुछ प्रमुख योग हैं, इनका स्पेसिफिक डिजीज बताई गई है। तो मैं इसमें कुछ कुछ बता देता हूं जो याद करने लायक है और जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे साकोटक क्वाट, इसको टिक कर लीजिए, स्लीपद में है, क्वेश्चन आता है। सुदर्शन चूर्ण ज्वर में है, इंपॉर्टेंट है। लघु गंगाधर चूर्ण अतिसार और प्रवाहिका में है, इंपॉर्टेंट है। वृद्ध गंगाधर चूर्ण अतिसार गृहिणी में है। ठीक है, तो गंगा से याद रखेंगे, अतिसार में होगा क्योंकि लिखा भी हुआ है बहती गंगा को भी रोकने की क्षमता, तो लूज मोशन को रोकने की क्षमता है। ठीक है, अतिसार से कोरिलेट किया गया है। फिर आप याद रखना, इसमें डाडिमास्टक चूर्ण रोचन दीपन है। नारायण चूर्ण अभी पढ़ाया था हमने उदर रोग में, तो उदर रोग इसमें आ गया है। ठीक है, श्रीमान बाहुसाल गुड़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बवासीर यानी अर्श में है इसका रोगाधिकार। तो श्रीमान बाहुसाल गुड़ इंपॉर्टेंट है। और बाकी छोड़ सकते हैं आप, उनसे क्वेश्चन कभी नहीं आया और ना आएगा। चंद्र प्रभावटी इंपॉर्टेंट है, प्रमेय रोगाधिकार है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्र प्रभावटी, कांकायनवटी गुल्म बहुत इंपॉर्टेंट है, रोगाधिकार पूछ लेते हैं। तो रोगाधिकार के जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे ही आते हैं, यहीं से आते हैं। हमको लगता है कि कहाँ से पूछ लिए हैं, चरक हम पढ़ के गए हैं तब भी। ठीक है, कुछ यहाँ से भी आ जाते हैं, सारंगधर से। तो कांकायनवटी रोगाधिकार गुल्म, योगराज गुग्गुल रोगाधिकार सोथ वातरक्त उदर रोग, कांचनार गुग्गुल अपची अर्बुद ग्रंथि, कंटकारी अवले हिक्का श्वास कास, कुष्मांडा अवले रक्तपित्त। ठीक है, कुटज अतिसार में ही होगा, आपको पता है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट है, मयूर घृत याद रखना, सिरो रोगों में होता है मयूर घृत। ठीक है, नारायण तेल वात व्याधि में इंपॉर्टेंट है, नारायण तेल। पिंड तेल इंपॉर्टेंट है वात रक्त में, और याद रखे पिलाते नहीं है, बाह्य प्रयोग के लिए होता है पिंड तेल। ठीक है, इतना याद रखें। फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट आ रहा है वो ये संजीवनी बटिका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको तो आप पेपर से 1 दिन पहले जरूर पढ़ के जाना, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी, गलत कर दोगे, और ये क्वेश्चन पक्का आएगा। क्या है संजीवनी बटिका रोगाधिकार, क्या है प्रयोग, आद्रक स्वरस है। ठीक है, तो आद्रक स्वरस इसका अनुपान है संजीवनी बटी का। और संजीवनी बटी को कैसे याद रखना है, इसमें क्या क्या है, तो एक फॉर्मूला लिख लो आप, संजीव त्रिफला पीसो व गोमूत्र में भिगो, संजीव त्रिफला पीसो व गोमूत्र में भिगो। तो संजीव से संजीवनी बटी, त्रिफला में 3 आ गए त्रिफला। ठीक है, पीसो से पी से हो गया पीपली, सै से हो गया शुंठी, वै से हो गया वचा। ठीक है, वह गोमूत्र में भिगो, तो गोमूत्र हो गया इसका भावना द्रव्य, और भिगो से वैसे हो गया भल्लातक। ठीक है, तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने एक फॉर्मूले में ही आपको
ये बता दिया क्या क्या होता है इसमें। फिर अजीर्ण, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि अजीर्ण घुल में एक एक वटी देनी है, विसूचिका में 2 देनी है, सर्पदंश में 3 और सन्निपातज में 4। ठीक है। तो जैसे V2 मार्ट होता है ना, विशाल मेगा मार्ट की तरह V2 मार्ट भी एक खुला हुआ है, तो V2 से याद रखें विसूचिका और 2, तो एक हमें याद हो जाएगा। तो सन्निपातज हमें याद रखना कि सन्निपातज तो सभी चीजों का मतलब लास्ट जो होता है ना असाध्य, तो सन्निपातज में 4 बटी तो देंगे ही। तो 2 हमें याद हो गया, तो बाकियों का हम लगा लेंगे। अजीर्ण गुल में एक एक होती है, याद रखें। और सर्पदंश में 3। फिर कुछ तेल हैं और आसब हैं, इनके बारे में बताया जा रहा है, तो इसमें याद करने वाला है आपका बिल्व तेल बाधिर्य, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, याद कर लें, बिल्व तेल बाधिर्य। ठीक है। करंज तेल इंद्रलुप्त, पहला वाला ये याद रख लेना। बाकी ज्यादा इसमें से नहीं आते हैं। ठीक है, आप बाकी छोड़ सकते हैं। अग्नितुंडी वटी अग्निमांद्य में। और इसमें कुचला होता है, ये क्वेश्चन आता है एक कि अग्नितुंडी का मुख्य घटक क्या है, कुचला। ठीक है। तो कुपिलू जिसको कहते हैं, स्ट्राइकडस नक्स वोमिका इसका बोटेनिकल नेम है, तो याद रखें। दशांग लेप इंपॉर्टेंट है, विसर्प में रोगाधिकार है, कई बार क्वेश्चन आता है दशांग लेप विसर्प। ठीक है। आनंद भैरव अतिसार रोगाधिकार है। बसंत कुसुमाकर प्रमेय है, इंपॉर्टेंट है, बसंत कुसुमाकर का पूछा गया है क्वेश्चन, प्रमेय। ठीक है। अजीर्ण कंटक रस विसूचिका। अजमोदादि चूर्ण आम बात हो गया आपका रोगाधिकार। फल त्रिकादिक्वाथ प्रमेय, तो देखिए क्या क्या पढ़ा है, त्रिफला मोथा दारू हरिद्रा विशाला हरिद्रा, तो फल त्रिकादिक्वाथ प्रमेय में हमने पढ़ाई था। ठीक है। और अग्नितुंडी वाटी में ये देखिए यहाँ पे लिखा होगा कुचला, लास्ट वर्ड, तो ये मुख्य घटक है। ठीक है। ऐसे करके आपका ये जो है सारंगधर संहिता के इंपॉर्टेंट पॉइंट खत्म होते हैं, जो भेषज कल्पना में भी काम आते हैं। ठीक है। फिर उसमें एक सारंगधर संहिता में मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है, जिसमें से आपके एक परिभाषा प्रकरण है चैप्टर। ठीक है। उसमें से एग्जाम्पल से क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, तो इसको देख लेते हैं। कुछ 20 परिभाषाएं दी गई हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे दीपन, दीपन के लिए बारे में इन्होंने बताया कि पचेन न आमम वन्यकृत दीपनम तद्यता मिसी, यानी ऐसे द्रव्य जो आम को नहीं पचाता है किंतु अग्नि को बढ़ाता है। ठीक है। यानी आम पाचन नहीं करता है, अग्नि को ही बढ़ाता है, तो ऐसा क्या है, मिसी, मिसी यानी सौंफ। तो एग्जाम्पल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल इज मोर इंपॉर्टेंट देन आपकी डेफिनेशन। ठीक है। तो दीपन में मिसी आ गया आपका। पाचन में क्या है, पचत्ते आमम ना वन्नी च कुर्यात, जो द्रव्य आम को पचाता है लेकिन अग्नि को नहीं बढ़ाता। ठीक है। तो वो क्या हो गया, इनमें इसमें बताया है आपका नाग केसर, तो नाग केसर आप लिख लो, इसमें नहीं आ रहा है शायद, नाग केसर याद रखें। फिर दीपन पाचन बताया है। दीपन पाचन क्या है, होता है जो द्रव्य दोनों कार्य करता है, दीपन भी करता है साथ में पाचन भी करता है। तो इंपॉर्टेंट इसमें चित्रक है, चित्रक लिखा है ना, चित्र दीपन पाचन है, तो चित्रक याद रखे। तो कई बार क्वेश्चन आया, चित्रक इज द दीपन दीपनीय द्रव्य पाचनीय द्रव्य या बोथ दीपनीय पाचनीय, तो क्वेश्चन बनता है यहीं से, वो क्वेश्चन बन के आता है। ठीक है। शमन इंपॉर्टेंट है, ना शोधयति यद दोषान समानो उदीर यत्यपि समी करोति विस्मान समन तद्यथा अमृता, तो समन के बारे में बताएं, जो द्रव्य दोषों को मतलब समान दोषों को ना तो शरीर से बाहर ही निकालता है और ना कुपित ही करता है, किंतु बढ़े हुए और घटे हुए दोषों को प्रकृतिस्थ कर देता है, यानी अपने प्रकृति में ला देता है, तो वो हो गया समन द्रव्य। ठीक है। तो समी करोति विस्मान समन तद्यता। एग्जाम्पल बताए, अमृता, अमृता यानी गुडूची, तो समन द्रव्य गुडूची होता है, तो आपको ये याद रखना होगा। अनुलोमन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, अनुलोमन श्रंसन भेदन, तीनों एक जैसे लगते हैं लेकिन अलग अलग है। अनुलोमन क्या है, कृतवा पाकम माला मला नाम यद वितवा बंधम अधोनय तन तच्च अनुलोमन गेयम प्रोक्ता हरित की, तो अनुलोमन बता रहे हैं जो द्रव्य मलों को पकाकर, ठीक है, और उनमें जो बंध होता है उसको तोड़कर नीचे गुदा मार्ग से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, उसको अनुलोमन कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसमें एग्जाम्पल याद रखना, हरित की को अनुलोमन का है। ठीक है। तो आप अनुहरि से याद रखना, अनुहरि। ठीक है। स्रंसन क्या है, पक्तव्यम यद पक्वे श्लिष्ट कोष्ठे मलादिकम नात्यदे स्रंसनम तद स्यात् कृत आम्ल कृतमालकम। ठीक है। तो इसमें बताया जो द्रव्य उदर में चिपके हुए, जो आम मलादि होते हैं ना, मल वगैरह,
उनको बिना मलादी को पकाए बिना ही गुद मार्ग से जो निकाल देते हैं उसको स्रंसन क्रम कहते हैं। तो स्रंसन में एग्जाम्पल कृतमाल है। कृतमाल क्या कहते हैं? आरगबद। तो आरगबद अगर ऑप्शन में हो, कृतमाल हो, तो आप लगा देना स्रंसन। भेदन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी तो परिभाषा भी इंपॉर्टेंट है। मलादिकम बद्धम यद बद्धम व पिंडितम मले भित्वाधम पातयति तद भेदनम कुटकी यथा। ठीक है। तो कुटकी के बारे में बता रहे हैं कि जो द्रव्य ढीले या बंधे हुए पिंडित मल को तोड़कर, ठीक है, जो नीचे गुदा मार्ग से निकाल देते हैं, ठीक है, भेदन यानी भेदन करके, तो वो हो गए भेदन योग्य द्रव्य। तो कुटकी एग्जाम्पल दिया। कुटकी क्या होता है? पिक्रोराइजा कुरुआ, बोटेनिकल नेम। साथ साथ बोटेनिकल नेम भी पढ़ेंगे तो याद रहेगा, पिक्रोराइजा कुरुआ। ठीक है। कृतमाल यानी आरगवद का क्या है बोटेनिकल नेम? कैसिया फिस्टुला। और हरितकी का तो आपको पता ही होगा, टर्मिनेलिया चैबुला। रेचन क्या है? रेचन भी सेम लगता है लेकिन कुछ अलग है। वे पक्वम यद पक्वम व मलाति द्रवताम नयत रेचत्य अपि तज्ञेयम रेचनम तीव्रता यथा। ठीक है। तो रेचन द्रव्य क्या हो गए? जो द्रव्य पके हुए या ना पके हुए मलादि को पतला कर देता है फिर निकालता है गुदा मार्ग से, तो रेचन करवाता है। तो त्रिवृत हो गया इसका एग्जाम्पल। तो इंपॉर्टेंट है, ओपरक्यूलिया टर्पेंथम इसका बोटेनिकल नेम है। वमन द्रव्य क्या है आपका? वमन द्रव्य है अपक्व पित्त श्लेष्माणु बलादु उद्रवन है, जो ऊपर के मार्ग से आपका दोषों को बाहर निकालता है। तो मदन फल इसका हो गया इंपॉर्टेंट। ठीक है। एग्जाम्पल। शोधन क्या होगा? स्थानात बहिर ने ऊर्ध्व अधो, यानी ऊर्ध्व के मार्ग से या अधो के मार्ग से मलों को निकालना, संशोधन कराना। तो देवदाली इसका एग्जाम्पल है। देवदाली याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर छेदन क्या होता है? शिष्टान कफादिकान दूसयान मूल्यति यद बलात् छेदनम। ठीक है। तो छेदन आपका हो गया जो द्रव्य चिपके हुए कफादी दोषों को बलपूर्वक उखाड़ देता है। ठीक है, वो हो गया छेदन। तो छार मरीच शिलाजतु तीन एग्जाम्पल है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, छार मरीच शिलाजतु। लेखन क्या है? विशोष्य लेखक धातुन मलान। तो जो द्रव्य संपूर्ण शरीर के मलों को सुखाकर उखाड़ कर छील कर लेखन करके निकाल देता है, तो वो लेखन हो गया। तो एग्जाम्पल है छोद्र। ठीक है। उष्ण जल, नीर उष्ण यानी उष्ण जल, और वचा और यव। तो वचा का बोटेनिकल नाम क्या है? एक्रोमस कैलेमस। ठीक है। फिर ग्राही। ग्राही क्या हो गया? दीपनम पाचनम एवं स्याद उष्णत्वाद द्रव शोषकम। तो जो द्रव्य अग्निवर्धक हो, पाचक हो, उष्ण होने से द्रव्य को सुखाने वाला हो, ठीक है, तो मल को सुखाने वाला हो, वो ग्राही हो गया। तो सुंठी जीरक गज पीपली एग्जाम्पल है। तो आपको एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं, इसलिए स्तंभन क्या है? रोक्ष्य शैत्याद कषाय लघुत्वाद यद भवेद। तो स्तंभन हो गया जो स्तंभन कर दे, ठीक है, कशैला होने के कारण। तो वत्सक टुंटुको, ये एग्जाम्पल है। वत्सक और टुंटुक दो एग्जाम्पल है। रसायन यद जरा जरा व्याधि नाशनम इंपॉर्टेंट श्लोक है। और रसायन चार बताए हैं एग्जाम्पल, अमृता रुदंती गुगुलुष्ठ हरित की। तो याद रखें, अमृता क्या बताया था? अमृता शमन द्रव्य भी है और रसायन द्रव्य भी है, तो बोथ हो गया। फिर वाजीकरण क्या है? नागबला आद्या सियुर बीजम से कपू कपी कच्छुजम, तो ये वाजीकरण है। शुक्रल क्या हो गया? जो शुक्र को बढ़ाते हैं, तो अश्वगंधा मुसली सरकरा शतावरी, ये चार। आपको एग्जाम्पल इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको याद रखना पड़ेगा। शुक्र प्रवर्तक क्या हो गए? दुग्ध, मांस, काली उड़द की दाल, भल्लातक, फल, मज्जा, आम्ल आनी। ठीक है। तो ये हो गए आपके। फिर सूक्ष्म द्रव्य हो गए, जो सूक्ष्म होते हैं, छिद्रों में भी पहुंच जाते हैं, सेंधव, क्षोद्र, निम्ब, तेल। ठीक है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वैवाही क्या हो गया? जो तुरंत पूरे शरीर में व्याप्त हो जाए, तो वो हो गए भंगा। ठीक है। भांग जिसको कहते हैं, अहिफेन। तो भांग जैसे आपने तो नहीं ली होगी, वैसे मैं बता रहा हूँ, भांग जो ले लेता है आपने देखा होगा पेशेंट, तो वैवाही होता है ना, तुरंत चढ़ जाता है, तो वो। विकासी क्या हो गया? जो विकासी हो, ठीक है, जो पूरे शरीर में अपनी मतलब मतलब पूरे शरीर में फैल जाता है, विकास होता है। ठीक है। तो क्रमुक कोद्रवा, तो इसमें बताया आपको कोद्रवा और क्रमुक। क्रमुक हो गया सुपारी, और कोदो का चावल जो होता है ना, श्रमुक। क्रमुक और कोदो का चावल। मदकारी इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेशन याद रखना इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्ट एकमात्र डेफिनेशन जो बताइए मदकारी की, मध्य की, बुद्धि लुम्पति यद द्रव्य मदकारी तदे उच्यते। ठीक है। तो मध्य पदार्थ लेने के बाद बुद्धि का लुम्पन हो जाता है, क्या सही है क्या नहीं हम नहीं सोच पाते, तमोगुण प्रधान होता है क्योंकि। तो मध्य सुराधिकम।
विष क्या हो गया? वबाई विकासी चया सूक्ष्म सेदी मदा वहम आग्नेय जीवित हरम योग वह स्मृतम वृषम। तो ये विष के 8 लक्षण बताए हैं लगभग, छेदी वगैरह ये, ठीक है, आप पढ़ लेना। प्रमाथि इंपॉर्टेंट है, प्रमाथि याद रखना, निज वीर्य यद द्रव्यम स्रोतो वह दोष संचयम। तो इंपॉर्टेंट श्लोक है, पहली लाइन याद रखना, जो द्रव्य अपनी शक्ति से शरीर से दोषों को संचय, दोषों के संचय को निकाल देता है, तो वो प्रमाथि द्रव्य हो गया। तो मरीच और बचा, दो एग्जाम्पल आए हैं। और अभिसंधि तो हमें पता ही है, दही को कहते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज सारंगधर का इंट्रोडक्शन और सारंगधर के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कवर हो गए हैं, ठीक है। तो सारंगधर से जुड़ी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारे कवर कर लिए हैं। अगला एक हम एक और लेक्चर बनाएंगे जिसमें भेषज कल्पना के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो भेषज कल्पना में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको देखेंगे। तो आपके यहाँ से क्वेश्चन बहुत जरूर बनते हैं, ठीक है, जैसे लाइक इनका किसी भी द्रव्य का रोगाधिकार क्या है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसी से बनते हैं, भेषज कल्पना से, और कुछ चरक चिकित्सा स्थान से। तो हम अगले लेक्चर में भेषज कल्पना को कवर करके इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। वीडियो कैसी लगी हो लाइक और शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।